हेलो गाइस, नमस्कार। मैं नीतू शर्मा आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे और आप अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम वर्क प्लेस हरेसमेंट के ऊपर बात करेंगे। आज किस तरह से एम्प्लॉय स्ट्रेस और ओबेसिटी का शिकार होते जा रहे हैं और ये हरेसमेंट होता क्या है, कितने तरह का होता है, ये इससे कैसे निपटा जा सकता है, बाहर की कंपनीज में क्या कल्चर है और हमारे यहाँ क्या कल्चर है, इस बारे में बात करेंगे। 2014 में एक सर्वे किया गया था और ये सर्वे वर्क प्लेस बुलिंग इंस्टीट्यूट ने किया था। उसमें ये पाया गया कि 27% जो एम्प्लॉयज हैं अपने पास्ट में वर्क प्लेस बुलिंग का शिकार हो चुके हैं और करंटली 70% वर्क प्लेस बुलिंग का शिकार है। अब ये बुलिंग क्या होता है? किसी को अपने पावर के आधार पर किसी को धमकाना या डराने की प्रक्रिया को बुलिंग कहते हैं। किसी को फोर्सफुली ऐसे काम करने को बोलना जो वो नहीं करना चाहता, टारगेट करके, ये बुलिंग की कैटेगरी में आता है। हरासमेंट क्या होता है? एनी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एनी फॉर्म ऑफ मिसट्रीटमेंट, ये हरासमेंट की कैटेगरी में आता है। ओवर बियरिंग सुपरविजन, इतना ज्यादा सुपरविजन हो कि सहन ही ना हो पाए। कंस्टेंट क्रिटिसिज्म एंड ब्लॉकिंग प्रमोशंस, ये सब हरासमेंट की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा मिसट्रीटमेंट, एग्रेसिव नेचर, अब्यूसिव लैंग्वेज, बुलिंग, ये सब, और मोलेस्टेशन, ये सब हरेसमेंट की कैटेगरी में आता है। तो हमारे जो कंट्री में जो स्टैंडर्ड टाइमिंग्स हैं वो 8 आवर्स हैं, मतलब 8 to 9:30 आवर्स के बीच में टाइमिंग्स होते हैं, जो कि 48 आवर्स होने चाहिए पर वीक। पर ये 48 जो आवर्स हैं इसको 60 आवर्स तक एक्सटेंड कर दिया जाता है। 10 से 12 घंटे एम्प्लॉयज जो हैं रोज काम करते हैं, मतलब लगभग 70 से 80% जो एम्प्लॉयज हैं 10 से 12 घंटे काम करते हैं और उसके बाद भी जो कॉल्स हैं वो बंद नहीं होते। घर आके भी ना वो ढंग से खा पाते हैं, ना वो पी पाते हैं, ना वो सो पाते हैं, ना वो अपनी फैमिली पे ध्यान दे पाते हैं और ना वो अपनी हेल्थ पे ध्यान दे पाते हैं। और इस तरह से वो धीरे धीरे करके बीमारियों का घर बनते जाते हैं। ये कंपनीज जो हैं इनको सीट से हिलने की फुर्सत भी नहीं देती और इस तरह से एम्प्लॉयज मोटापे का शिकार होते जा रहे हैं और मोटापा बहुत सारी बीमारियों का घर है। तो इस तरह से कोरोना वायरस के टाइम पर भी ये कंपनी हेल्थ की इंपॉर्टेंस को समझना नहीं चाहती। इनको पता है हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इनको पता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, जॉब्स बहुत कम हैं, तो इस चीज़ का ये फ़ायदा उठाती हैं। थोड़े से पैसे का लालच देकर ये एम्प्लॉयज़ की जो लाइफ है उसको ख़राब कर देती हैं। तो 1980 तक जो ये इशू था ये बहुत लाइटली लिया जाता था। 1980 के बाद ये लाइमलाइट में आया था जब 1980 से 1992 के बीच 9,900 अप्रॉक्स जाने गई थी वर्क प्लेस हरासमेंट की वजह से और लगभग 800 पीपल जो हैं वो अपनी जानें देते हैं वर्क प्लेस हरासमेंट की वजह से। तो ये कोई छोटा इशू नहीं है, ये बहुत बड़ा इशू है हमारी रोजमर्रा की लाइफ का, जिसको हम जॉब का पार्ट मानकर इग्नोर कर देते हैं और कोई स्टेप नहीं लेते, इसलिए ये प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। आप प्रॉपर नेपोटिज्म देख लीजिए, वो आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में देखने को मिलेगा, जो परिवारवाद होता है। फेवरेटिज्म जो है वो आपको देखने को मिलेगा। इस नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म के बेसिस पे प्रमोशन कर दिया जाता है। अगर आप अपने बॉस के साथ ऑफिस टाइमिंग्स के बाद ड्रिंक लेते हैं तो आपको प्रमोशन आपको मिल जाएगा। अगर आप अपने बॉस और एचआर के साथ कैजुअल गेट टुगेदर करते हैं तो आप काम चाहे 50% करें, आपका प्रमोशन 100% हो जाता है। और ये चीज़ फैक्ट है। जो कुछ एम्प्लॉयज़ प्रमोशन के टाइम पे पॉलिटिशियन में कन्वर्ट हो जाते हैं, पूरा साल वो काम नहीं करते और प्रमोशन के टाइम पे सबकी सीट के पास जा जाके मैं ये काम करता हूँ वो नहीं करता, उनका स्टार्ट हो जाता है। मेरा ये सवाल है, वो अगर इतना काम करते हैं तो उनके पास इतना टाइम कैसे मिल जाता है लोगों के पास जा जाके बोलने का? आप कितने ही जेन्युइन आइडियाज़ दे दीजिए, वो कभी अप्रिशिएट नहीं होते। और इस तरह से कोई भी नेट से कॉपी पेस्ट करके कोई आइडिया दे दे तो उसको अवार्ड मिल जाता है। आप एचआर से दोस्ती कर लीजिए, 2-4 अवार्ड आपको वैसे ही मिल जाएंगे। और ये सब फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म चलता है। एक मॉनेटरी बेनिफिट के आधार पर, समटाइम फिजिकल बेनिफिट ऑल्सो के आधार पर प्रमोशन दे दिया जाता है।
कोई एक जो हिस्सा है, जो एक काइंड ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट पहुंचा दिया जाता है, उसके बेस पर प्रमोशन मिल जाता है। जो जेन्युइनली काम करते हैं उनको कभी क्रेडिट नहीं मिलता, उनके क्रेडिट पे अपना नाम चिपका कर आगे भेज दिया जाता है और खुद क्रेडिट ले लिया जाता है, और ये सब पॉलिटिक्स चलती है। और ये आप इस बात से मेरे से एग्री करेंगे। इनको ऐसे लोग भी चाहिए जो काम करने वाले हैं, कोई ना कोई काम करने वाला भी चाहिए जिसका ये क्रेडिट पे अपना नाम चिपका सकें और जिसके तवे पर ये अपनी रोटियां सेक सकें। ऐसे लोग भी इनको चाहिए, और ताकि इनकी जो गाड़ी है वो बिना किसी काम के चलती रहे, और इस तरह से जो कंपनीज हैं वो बाहर तो कोई एम्प्लॉय ले आएंगी 10-20 हज़ार एक्स्ट्रा देके, लेकिन जो अब करंटली जो एम्प्लॉय इनके लिए दिन रात काम कर रहा है पूरी लॉयल्टी के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ, उसके 5 या 10,000 बढ़ाने में भी इनको बहुत प्रॉब्लम होती है। इवेंट्स पे लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन एम्प्लॉयज़ को 10-20 हज़ार देने में भी इनको बहुत तकलीफ होती है। तो एक देखा जाए तो सब कुछ बायस, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, टॉर्चर, अपनी सीनियरिटी के आधार पर सामने वाले को बार बार जॉब से निकालने की धमकी देना, उसको पब्लिकली ह्यूमिलेट करना, ये सब बहुत आम चीज़ें हो चुकी हैं और इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता, और बंदा चुपचाप इसको अपनी जॉब का पार्ट मानकर सहता चला जाता है। और कई बार जो 80% लोग हैं वो स्ट्रेस का शिकार होते जा रहे हैं। ये एक स्टडी की गई थी जो कि 156 विक्टिम्स पर हुई थी। उसमें ये पाया गया कि 80% जो एम्प्लॉयज़ थे उसमें स्ट्रेस का शिकार थे, जो 64% में डिप्रेसिव सिम्टम्स थे, 64% जो थे टायर्डनेस का शिकार थे, 59% लैक ऑफ कॉन्फिडेंस थे, 58% जो थे वो ह्यूमिलेशन का शिकार थे। और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब ये कितनी तरह का होता है और इससे कैसे निपटा जा सकता है? ये बेसिकली वैसे तो 11 तरह का होता है, इसकी लंबी लिस्ट है, वो मैं आपको नहीं शेयर करूँगी, जिसमें डिस्क्रिमिनेशन हरासमेंट होता है, सोशल हरासमेंट, पावर हरासमेंट, साइबर बुलिंग, सेक्सुअल हरासमेंट, बहुत लंबी लिस्ट है। तो इसको बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, फिजिकल अब्यूज़ और इमोशनल अब्यूज़। फिजिकल अब्यूज़ के अंदर फिजिकल असॉल्ट, अनवांटेड टचिंग एंड वायलेंस ऑन बॉडी आता है, और इमोशनल अब्यूज़ के अंदर इम्पोजिशन ऑफ स्ट्रेस, डायरेक्ट इंसल्ट्स एंड एंग्री आउटबर्ट्स, ये सब इमोशनल अब्यूज़ के अंदर आता है। तो मैं एक चीज़ आपको आगे बढ़ने से एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगी, प्लीज़ गाइस, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैं इस तरह के इश्यूज़ पे हमेशा स्टैंड लेती हूँ, कोशिश कर रही हूँ इस तरह से अवेयरनेस बढ़ाने की, एक अच्छा बदलाव लाने की। तो बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो मेरे को किसी से कोई शिकायत नहीं है, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं। मैं सिर्फ आपको एक अवेयरनेस के लिए और एक्सपीरियंस के लिए अपना छोटा सा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूँगी। मैंने आपको बताया था आई हैव 5 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन HR एंड सेल्स बोथ। तो मैं बहुत साल पहले की बात है, इन 2014 मुझे एडमिन प्रोफाइल के लिए हायर किया गया था, और मुझे जो है काम साथ में मतलब 10 ब्रांचेस का काम मुझे दिया गया था एडमिन प्रोफाइल का, और साथ में मुझे बाद में HR का भी दे दिया गया। तो मैं ओवरलोडेड थी, मुझे बिल्कुल भी सांस लेने की फुर्सत मिलती नहीं थी, और वहाँ पर ज़्यादातर ऐसे ही था, लोग ओवरलोडेड थे काम से, तो एक लड़की छोड़ के चलेगी, बाद में उसका काम पे मुझे दे दिया गया। तो मैंने ब्रांच हेड को काफ़ी बार बोला कि आप, मेरे को बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती, मैं ये काम नहीं ले सकती, तो आप देख लें। तो उन्होंने ज़्यादा पॉजिटिव उस टाइम पे मुझको रिस्पांस नहीं दिया। तो कुछ टाइम बाद मैंने वो जॉब लेफ़्ट कर दी थी। उसके बाद मैंने 1 साल HR में की, फिर 3 साल मैंने सेल्स में जॉब की। तो मैं मतलब 25 किलोमीटर के लगभग, मतलब 25 किलोमीटर आना, 25 किलोमीटर जाना स्कूटी पे, वो भी मतलब, तो बहुत ही टायरिंग रहता है। और उसके साथ 10 घंटे काम करना, और एज अ वुमन आपको घर आके भी काम करना ही होता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है। तो ये सब चीज़ें, हरासमेंट बंद होना चाहिए। और अगर आप भी इस तरह से हरासमेंट का शिकार
हैं या आप इस तरह के हरासमेंट से सफ़र कर रहे हैं, तो किन चीज़ों को फॉलो करके आप कौन से स्टेप्स आपको लेने चाहिए ये डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अपने जो सारे पॉइंट्स हैं उनको राइट डाउन कर लीजिए, लिस्ट डेट वाइज कि इंसिडेंट वाइज क्या क्या चीज़ें हुई थी। दूसरा, अपने एचआर से बात करें, अपनी कंपनी के पॉलिसीज़ प्रोसीजर की पूरी जानकारी ले लें। पॉइंट नंबर 3, आपकी कोई ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें हरासर ने आपको ह्यूमिलेट किया है या आपको अब्यूसिव लैंग्वेज का यूज़ किया है, तो उसकी रिकॉर्डिंग अपने पास रख लें। कोई भी आपको ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम हुई है हरासमेंट की वजह से, तो उसकी मेडिकल की कॉपी भी अपने पास रख लें। एचआर को रिटर्न मेल करें, उससे रिसीविंग लें। अगर वो रिसीविंग देने से मना करे तो कंपनी के एड्रेस पर रजिस्टर्ड पोस्ट करें। टॉप मैनेजमेंट से इस बारे में चर्चा करें, अपने कलीग्स को इस बारे में जानकारी दें। अगर कोई इस तरह के इशू से सफ़र कर रहा है तो उसको भी साथ में लेके उसकी इंसिडेंट की रिपोर्ट करें। जॉब का बैकअप देखना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो हरासर होता है वो ज़्यादातर सीनियर होता है, वो आपको जॉब से निकालने की प्लानिंग कर सकता है। तो अपने जितने भी अप्रेजल लेटर हैं, जो भी मेल्स हैं जिसमें आपको पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं, उन सब को रिकॉर्ड अपने पास रखें, जिससे ये साबित होता है आप एक सिंसियर एम्प्लॉय हैं और आप अपना काम ईमानदारी से करते हैं। और अगर कंपनी कोई एक्शन ना ले तो स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर जरूर दर्ज कराएं। और इसमें प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन एक्ट 1993 के अकॉर्डिंग कोई भी आपकी राइट ऑफ डिग्निटी, इक्वालिटी और लिबर्टी को हार्म करता है तो उसके अगेंस्ट में आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। इंडियन पिनल कोड 1860 के अकॉर्डिंग कोई भी क्रूरटी या टॉर्चर होती है तो उसके अगेंस्ट में आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा सेक्शन ह्यूमन हरासमेंट एक्ट 1993 के अकॉर्डिंग अगर कोई भी अनवांटेड टचिंग या इस तरह से वायलेंस होता है तो उसके अगेंस्ट में आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। सेक्शन 294 के अकॉर्डिंग कोई भी ऑब्सीन एक्ट है, ऑब्सीन सॉन्ग है, तो उसके अगेंस्ट में आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। तो ये सब की जानकारी आपको होनी चाहिए। अब बाहर क्या कल्चर है, हमारे यहाँ का कल्चर है। हमारे यहाँ का कल्चर तो मैंने आपको बता दिया कि एम्प्लॉयज़ को 24/7 एक कस्टमर सर्विस सेवा में बदल दिया जाता है। उनको लाइफ, पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स कर दिया जाता है और किस तरह से उनको स्ट्रेस और हेल्थ को डैमेज किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें होती हैं। बाहर प्रॉपर वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन होता है और वहाँ पर जैसे इजराइल में 43 आवर्स पर वीक मैक्सिमम टाइमिंग्स होती हैं, संडे टू थर्सडे काम होता है। फ्रांस और जर्मनी में 6 बजे के बाद कोई भी ऑफिशियल मेल्स का रिप्लाई नहीं किया जाता। स्वीडिश में कॉफ़ी ब्रेक्स पे ध्यान दिया जाता है, बीच बीच में वो अपने माइंड को रिफ़्रेश कर सकें ताकि उनकी परफॉर्मेंस इन्हेंसमेंट हो सके, इस पर ध्यान दिया जाता है। जापान में 15 मिनट को रेडियो टासो परफॉर्म होता है, एक वर्कआउट सेशन होता है जिसमें एम्प्लॉयज़ को इनवाइट करते हैं ताकि वो स्ट्रेस दूर कर सकें और एक सेंस ऑफ यूनिटी जनरेट हो सके, एम्प्लॉयज़ के बीच में एज ए टीम वो काम करना सीख सकें। और नीदरलैंड में ओनली 4 डेज़ इन अ वीक काम किया जाता है। वहाँ की जो एम्प्लॉयर हैं वो वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करके रखना चाहते हैं ताकि उनके एम्प्लॉयज़ ज़्यादा फ्रेश माइंड से, उनको पता है काम करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, वो अपने सोशल इवेंट्स में परफॉर्म कर पाएँ। इन सब चीज़ों का वो ध्यान रखते हैं। तो जो कोई भी आप फॉरेन कंपनी का फॉर्मेट उठा के देख लीजिए, सब यही फॉलो करते हैं, सब प्रॉपर वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करते हैं। तो हमारे इंडिया में ये सब क्यों नहीं होता, मेरा ये सवाल है। जब ये रिच कंपनीज़ हैं, जो इतनी रिच कंट्रीज़ हैं, जो इतने डेवलप कंट्रीज़ हैं, वो ये सब चीज़ें फॉलो करते हैं, तो हमारे यहाँ इस तरह से बंधुआ मजदूरी क्यों कराई जाती है, मेरा ये सवाल है। तो अब होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि ये सब बंधुआ मजदूरी बंद होनी चाहिए। एम्प्लॉयज़ को जो प्रोफेशनल और पर्सनल टाइम है उनको मिक्स नहीं करना चाहिए। ऑफिस का टाइम ऑफिस में ही छोड़ के आना चाहिए और वो अपने हेल्थ पे, अपनी फैमिली लाइफ पे ध्यान दे सकें और ज़्यादा वो प्रॉपर रेस्ट एक ले सकें और तभी वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। इस तरह से किसी को टॉर्चर करके कोई भी कंपनी आज तक टॉप पर नहीं पहुंच पाई है। आप गूगल को देख लीजिए, वो कितने बेनिफिट्स देती है अपने एम्प्लॉयज़ को और आज वो कहाँ है। प्रॉपर बीच बीच में टी और कॉफ़ी ब्रेक्स होने चाहिए ताकि एम्प्लॉयज़ अपने माइंड को रिफ़्रेश कर सकें। एक सोशल गेट टुगेदर वर्किंग का जो कल्चर है बाहर, वो यहाँ पर भी फॉलो होना चाहिए। वो बहुत ही रिलैक्स वे में अपना काम करते हैं,
किसी तरह के उन पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, और जब बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के एम्प्लॉयज़ काम करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे परफॉर्म कर पाते हैं। और 15-15 मिनट के वर्कआउट सेशन होने चाहिए ताकि वो अपने हेल्थ का ध्यान दे सकें। कोरोना वायरस के टाइम पे हेल्थ पे ध्यान देने की और ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। छोटी छोटी चीज़ों में अगर आप किसी को हायरिंग या प्रमोशन करना है, अगर आप ऐसे इंसान का करेंगे जिसका ईएमआई और बच्चों की एजुकेशन में जाएगा पैसा, और एक का मतलब आपका किसी तरह के नशे में, कपड़ों की शॉपिंग में या फिर किसी ट्रिप में जाएगा, तो आप ऐसे एम्प्लॉयज़ को चूज़ करें जिसका ईएमआई और एजुकेशन में जाएगा। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों पे आप इंसानियत दिखा देंगे तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रही किसी अनडिज़र्विंग को आप चूज़ करें, मैं 2 डिज़र्विंग कैंडिडेट के बीच की बात कर रही हूँ। आप जिसका कोई इनकम रिसोर्स नहीं है, आप अगर उसको चूज़ कर लेंगे उसके बजाय जिसका कोई पेंशन आ रही है, जिसका कोई अदर इनकम रिसोर्स है, तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे। तो आप छोटी छोटी चीज़ों पे बदलाव करके बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और कोई भी बायस नहीं होना चाहिए, कोई भी नेपोटिज्म नहीं होना चाहिए, कोई भी फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए। जो मेहनत कर रहा है उसको उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। इसी तरह कोई किसी का क्रेडिट ना ले पाए, इस तरह से ये सब बंद होना चाहिए। तो आई होप मैंने इसमें बहुत अच्छे से इस इशू को समझाने की कोशिश की है, बहुत अच्छे सॉल्यूशंस दिए हैं। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें। और बस एट द एंड में मैं यही कहना चाहूँगी कि इस तरह से हरासमेंट ना करें, क्योंकि इस तरह से हरासमेंट करके कोई भी आगे नहीं बढ़ पाया है, किसी का भी पीस ऑफ माइंड नहीं रहा है। और कंपनी में जब आप एक पॉजिटिविटी रहेगी तभी एक कोऑपरेशन रहेगा और एक यूनिटी रहेगी, तभी कोई कंपनी आगे बढ़ सकती है। तो सिर्फ अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर ही आगे बढ़ा जा सकता है। सो दिस इज ऋतु शर्मा साइनिंग ऑफ। जय।